नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी की जो प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत टोटल 40 वीडियो आने वाली है, तो उन 40 वीडियो में से आज आप 29वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 28 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे, समझे होंगे। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे रेलवे का फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जो भी वैकेंसियाँ आई हैं रेलवे के अंदर, वहाँ भी साइंस स्ट्रीम से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, खास करके टेक्नीशियन और एएलपी के अंदर। ठीक है, तो बिहार एसएससी की जो ये क्लास है वो रेलवे वाला है ना, निसंकोच होके अटेंड कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएसएससी क्लास में साइंस स्ट्रीम की क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं कंटेंट बहुत ही लिमिटेड ही आपको प्रोवाइड कराता हूं, और उस लिमिटेड कंटेंट को आप वॉच कर रहे होंगे और स्टैटिक्स की जो पार्ट है वहां से जो है कवर कर रहे होंगे या कर लिए होंगे। तो यहाँ पे आपको साइंस की क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो रेलवे वाले भी अवश्य देखें मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट बहुत ही जहरीली होती है, आपको सभी एग्जाम में जो है काम आएगी। पहला जो प्रश्न है, कोशिका के समसूत्री विभाजन मेटोसिस डिवीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर मैं समसूत्री शब्द को मिटा दूंगा तो इसी क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तथ्यों को समझेंगे। यहाँ पे समसूत्री विभाजन की खोज की बात आ रही है, तो इसकी खोज का श्रेय वाल्टर फ्लेमिंग को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, नया अनुभव है, तो कोशिका विभाजन का मतलब, सेल डिवीजन का मतलब समझ रहे होंगे कि कोशिका का टूटना होता है। बात सही है, सही में टूटना ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टूट फूट के कुछ जो है प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता है। कोशिका जो है, कोशिका विभाजन का मतलब है नई कोशिका का जन्म होना। ठीक है भाई, मान लीजिए एक कोई कोशिका है, इसका विभाजन होना है, और कौन सी विभाजन हो रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का बेस समसूत्री विभाजन है। तो मैं समसूत्री विभाजन के हिसाब से बताता हूँ कि जब किसी सेल की समसूत्री विभाजन होती है, मेटोसिस डिवीजन होता है, तो वो दो नए सेल को जन्म देता है ना। बी और सी मैंने दो नए सेल यहाँ पे लिख दिया, यानी इसका डिवीजन हुआ, दो नए सेल बने। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि जब समसूत्री विभाजन होती है तो एक सेल से कितने सेल का निर्माण होता है, तो आप कहोगे जी दो सेल का निर्माण होता है। अब इन दोनों सेल का अलग अलग नाम है। जिससे बन रहा है उसको हम जननी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जननी सेल कहते हैं, या मातृ सेल कहते हैं, यानी माता के जैसा। और जिसका निर्माण हो रहा है इसे पुत्री सेल कहते हैं, या संतान कोशिका कहते हैं। आई होप आप समझ गए। जिससे बना वो जो है माता है, जो निकला वो उनका बच्चा है, तो उसी के ऊपर इनका नाम भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। अन्य ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले कोशिका विभाजन को 1865 ईस्वी में बिरचाओ नामक वैज्ञानिक ने देखा, तो ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी इसका आंसर था। ऑप्शन सी होता है जी ल्यूवेनहॉक। ये 1674 ईस्वी में, है ना, जीवित कोशिका की खोज की थी। क्योंकि कोशिका की खोज में अपने आप में भी 2-3 स्लाइड है। जैसे सिर्फ कोशिका का खोज कहेगा तो आप रॉबर्ट हुक को आंसर लगाना, क्योंकि ये 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन ये डेड सेल था, या फिर कोशिका शब्द का नाम दिया था हुक ने। लेकिन जो लाइव सेल है इसकी खोज कौन किए थे, तो आपका ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। अगला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, फार्मर और मूरे। चूंकि कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन सा होता है? एक तो असूत्री होता है। असूत्री सूक्ष्म जीवों में होते हैं, जैसे विषाणु, जीवाणु, शैवाल, ये सब जो भी सूक्ष्मतम जीव हैं उनमें असूत्री विभाजन पाए जाते हैं। इसके अलावा एक समसूत्री विभाजन, इसमें मैंने बता दिया एक सेल टूटेगा तो दो नए सेल का निर्माण करेगा, है ना। इसके अलावा एक होता है जी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में अगर एक सेल टूटता है तो इसमें 4 नए सेल का जो है निर्माण होता है। आई होप इतना चीज आपने जो है अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे, है ना।
कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1665 में बिरचौ ने देखा, बता दिया। 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है। असूत्री विभाजन, इसे एमोटेसिस डिवीजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन मेटोसिस डिवीजन और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा मैंने कहा कि भाई समसूत्री विभाजन में जो है कितने नए सेल का निर्माण होता है, तो 2, अर्धसूत्री में कितने नए सेल के निर्माण, 4। ठीक है। और ये जो असूत्री विभाजन है वो किस प्रकार के प्राणियों में देखे जाते हैं, तो सूक्ष्म जो प्राणी होते हैं जैसे विषाणु, बैक्टीरिया वगैरह, उसमें आपको देखने को मिलेगा। कोशिका के समसूत्री विभाजन की खोज 1879 में वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने बता दिया। और जिसका होता है वो जननी कोशिका है, और जिसका होता है ना, वो क्या होता है, पुत्री कोशिका कहलाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो गुण है, विशेषता है, यहाँ से 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है। तो आप कहोगे कि हमेशा समान रहता है। गुणसूत्र भैया क्रोमोजोम हमेशा समान रहता है। मानव में कितने क्रोमोजोम होते हैं, आप कहेंगे भाई 46 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। इसके अलावा अर्धसूत्री विभाजन का नामांकन जो है 1905 में फार्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन है ना। असूत्री विभाजन जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, विषाणु इत्यादि सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं असूत्री। तो आपने कोशिका विभाजन देखा, कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं वो देखा, और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में कई सारे डिफरेंसेस देखे। यहाँ पे फुली डिफरेंसेस देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेल में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है। ठीक है भैया। इसके अलावा समसूत्री विभाजन में 2 नई कोशिकाएं बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 नए कोशिकाएं का निर्माण होती है। समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या पहले के जैसा ही रहता है, अर्थात जो 2 नए सेल बन रहे हैं उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है अपने माता या जननी कोशिका के समान ही होगी। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है घटकर। ठीक है भाई। मान लीजिए कि 4 क्रोमोसोम वाले सेल टूट रहे हैं, तो अब जो नए कोशिका बनेंगे 4, उसमें 2-2 क्रोमोसोम होंगे। तो इस प्रकार से जो है आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरगर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कोशिका से और भी क्वेश्चन आते हैं। सीधे सीधे अगर एग्जामिनर का मूड ठंडा रहा तो हल्का क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार के सेल में पाए जाएंगे, पहले ही पढ़ा चुका हूं, यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा गरीब होता है, उसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एक होता है जी राइबोसोम, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कह लेते हैं। एक होता है जी लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कह लेते हैं। एक होता है जी गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पुलिसमैन या फिर कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरगिर पुरस्कार 2023 शुभमन गिल को दिया गया है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, इस बार जो आईपीएल हो रहा है ना, जो मोस्टली कैप्टन है वो जो है चेंज हो गए हैं, तो कैप्टन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर दागेंगे। ठीक है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। मैंने पास्ट के क्लास में इस आईपीएल के बारे में सभी डाटा आपको दे दिया था। शुभमन गिल सबसे कम गेंद पर, यहाँ पे गलती लिखा गया है, सबसे कम गेंद पर दोहरा शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी है ये है ईशान किशन। कौन है भैया, ईशान किशन। अगर आपको याद हो, ईशान किशन 126 बॉल में दोहरा शतक लगा दिया था, है ना। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, है ना। और अभी इस पे सवाल भी उठा था, जैसा कि आपने देखा ही होगा आईपीएल से पहले, है ना। तो ये ईशान किशन भाई साहब के नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये गलत लिखा गया। ठीक है, तो ईशान किशन सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। आईपीएल 2024 में शुभमन गिल किस टीम के कप्तान है, तो आप कहोगे गुजरात टाइटंस के, है ना। तो गुजरात टाइटन के कप्तान कौन है भैया, शुभमन गिल है। पहले कौन हुआ करता था, पांड्या
गया ब्रो, कहाँ आ गया, अब आ गया मुंबई में, और आज मैच भी है उनका मेरे ख्याल में, तो आईपीएल पर ज़्यादा ध्यान ना दो, है ना। 2023 आईपीएल में शुभमन गिल को ऑरेंज कैप दिया गया था, इस बार नहीं लगता है ले पाएंगे। इनके अलावा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन है लगातार दूसरी बार, तो ये आपका सूर्य कुमार यादव है, स्काई है। अभी इनका भी जो है वापसी हो गया है मुंबई इंडियंस टीम में, कहीं गए थे, है ना। तो ये सूर्य कुमार यादव है ना, तो ये जो है आपका लगातार 2022 में भी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे और 2023 में भी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया आईसीसी के द्वारा। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन है, पैट कमिंस। पैट कमिंस कहाँ के कप्तान है इस आईपीएल में, SRH के कप्तान है, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है। पैट कमिंस के अगुवाई में ही ऑस्ट्रेलिया जो है 2023 में छठी बार वर्ल्ड कप जो है अपने नाम किया है, ठीक है। आईपीएल 2024 सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है, किसकी बात हो रही है, पैट कमिंस की। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया टीम है। और जो गैरी सोबर्स ट्रॉफी होता है ना, ये करंट होल्डर कौन है, तो पैट कमिंस के बारे में बताया जा रहा है कि करंट गैरी सोबर्स जो ट्रॉफी है उनके होल्डर है ना। ये किसको दिया जाता है, तो जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो 2023 के लिए अभी पैट कमिंस है और 2025 में 24 वाला आएगा, ठीक है। तो एक साल पीछे चलता है, तो ये नहीं कहिएगा कि गुरुजी 23 वाला क्यों बता रहे हो, ठीक है भैया। चलते हैं आगे, अगला हमारा आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, ये विराट कोहली है ना। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 उस्मान ख्वाजा, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये नेट स्कैवर इंग्लैंड के हैं, नेटल स्कैवर इस प्रकार से इनका नाम है भैया, है ना। तो ये हो गया आपका लेटेस्ट जो है क्रिकेट की पुरस्कार और क्रिकेटरों की जो है चर्चा। इनके अलावा अगला प्रश्न है, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, भैया इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। और ऐसे क्वेश्चन रेलवे को काफी पसंद होते हैं, ठीक है भाई, कि भाई फला चीज को गर्म करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, फला चीज को गर्म करोगे तो किसकी ऑक्सीकरण होगी, किसकी अवकरण होगी, कौन विस्थापन होगा, है ना, इस प्रकार से, है ना, या उष्मा की लॉस होगी कि उष्मा की प्राप्ति होगी। ये सभी बातें जो है रेलवे को बहुत भाता है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभिक्रिया को दर्शाया है, H2SO4 प्लस जिंक की मैंने अभिक्रिया कराया है, ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है और H2 गैस जो है हाइड्रोजन गैस की मुक्ति हो रही है इस अभिक्रिया के दौरान, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जब भी आप गर्म करोगे तो जब जिंक से प्रतिक्रिया कराओगे तो आपका जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। इसके अलावा उपयुक्त अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है, जिंक सल्फेट, है ना, और जो सॉलिड अवस्था में रहेगा, और ये जो गैस ये फॉर्म में है ये क्या है, हाइड्रोजन है। इसके अलावा CaC3 सभी को पता होना चाहिए, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसे हम संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर, है ना, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप हीट के उपस्थिति में, है ना, हीट के उपस्थिति में गर्म करोगे, हीट डालोगे इसके ऊपर, तो क्या होगा, तो डायरेक्ट आपसे इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब CO3 को गर्म करेंगे तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा या गैस कौन सी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस में जो है हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, जिसे हम जीवित चूना या क्विक लैम कहते हैं, है ना। और इस प्रोसेस में हमें CO2 गैस की जो है प्राप्ति होगी, ठीक है भैया, ध्यान रहेगी। इसके अलावा ये जो आप ऊपर की अभिक्रिया देख रहे हैं ये उष्मीय वियोजन की अभिक्रिया है। वियोजन मतलब दादा सीधे सीधे टूटना, और संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट से दो अलग अलग चीज बन रही है, टूट गई है, वियोजित हो गई है, लेकिन ये हीट के माध्यम से टूटी है, तो इसे हम नाम देंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है भाई। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपके सामने, जब आप खाने वाला सोडा अर्थात बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करोगे तो आपको धोवन सोडा प्राप्त होगा और इस प्रक्रिया में फिर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना, और जल की भी प्राप्ति होगी। तो ये तीन चीज होगी, है ना। धोवन सोडा का सूत्र आपको आना चाहिए, Na2CO3 होता है, इसमें H नहीं होता है, ठीक है। और खाने वाला सोडा में HO होता है। जो खाने वाला सोडा होता है उसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोशिका के समसूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन कैसे उल्टा पुल्टा हो गया,
चलो अच्छा 2 बार लिखा गया है, इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको, जो बच्चे नए हैं या फिर 2-4 दिन से क्लास नहीं अटेंड किए हैं, बाद बाकी तो आपको पता चल ही गया होगा कि टुडे एग्जाम ने अपना एक ई बुक जो फुल फ्लेज में एक किताब है और किसी भी किताब से मेरे ख्याल में अच्छा पड़ेगा आपको, है ना। तो ये जो है, मैं किसी किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये जो है आपका पैरासीटामोल 500, ये मात्र 99 रुपये की कॉस्ट में आपको दे दी जा रही है। पेज की बात करेंगे तो 450 से 500 के बीच इसमें पेजेस हैं, है ना। कंटेंट की बात करेंगे तो मिक्स कंटेंट है, जैसा मैं आपको पढ़ाते आया हूँ। बाद बाकी इसकी अपडेट की बात करेंगे तो ये मार्च 2024 तक अपडेट है, ठीक है। इसमें आपको जो भी पोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सभी हमारे पास्ट के 100 से प्लस क्लास की मटेरियल मिलेगी, साथ में टॉपिक बैच मिलेगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इसमें सैकड़ों बच्चे, मेरे ख्याल में कम से कम जो है ना 800-900 बच्चे तो आ ही जाना चाहिए अब तक, क्योंकि अब तक ही 3 ही दिन में हमको लगता है 500 से ऊपर बच्चे हो गए हैं। तो आप भी जो है कहीं पीछे न रह जाओ, तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। हमारा एकमात्र ठिकाना खरीदने का एक ही मोबाइल नंबर है, ना तो मेरा कोई एप्लीकेशन है, ना कोई ब्रांच है, ना कोई मेरा एजेंट है जो ये मतलब कंटेंट को बेचे, ठीक है। तो 93 72 69 32 25। इसलिए मैं ये चीज़ अब स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो है मेरे साथ जो है हालांकि सुधर गए हैं अब, है ना, लेकिन सुधर गए, थोड़ा सा मैं उनको किया तो, है ना, मतलब बात समझाया, बच्चे ही हैं, बहक गए थे तो कुछ गलत कदम उठा लिए थे, बाद बाकी सब सही हो गए, है ना। तो कहीं से और से ना ले, ये जो मोबाइल नंबर बताया वहीं से आप ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाद बाकी जो बच्चे रेलवे की क्लास में जुड़ना चाहते हैं 49 रुपया में जुड़ सकते हैं। इसमें 30 क्लास आएंगे जो रेलवे बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन। चलते हैं आगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, विशेष जानकारी के लिए क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें। 2024 में होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए शुभंकर क्या है, मस्कट क्या है ना। तो भैया 2024 में सबसे पहले ओलंपिक होना कहाँ है ना, बिहार में नहीं भैया। 2024 में ओलंपिक पेरिस के अंदर होने वाली है ना, इंडिया के अंदर फिलहाल तो नहीं होने वाली है अभी, मतलब अभी घोषणा नहीं हुआ यहाँ, इसे तो इंडिया के अंदर सब कुछ होगा भाई, फीफा उफा सबकी बात हो रही है, ठीक है, लेकिन फिलहाल नहीं। तो अभी 2024 में पेरिस के अंदर होगी। पेरिस के अंदर दोनों ओलंपिक होगा, दोनों कहने का मतलब ग्रीष्मकालीन जो मेन वाला होता है वो हो, और पैरा ओलंपिक भी होगा, ठीक है, पैरा ओलंपिक भी होगा, दोनों ओलंपिक होगा 2024 में पेरिस में। तो इसकी जो मस्कट है ये फ्रीजियन कैप को रखा गया है। क्या रखा गया है? फ्रीजियन कैप को रखा गया है। ओलंपिक की शुरुआत की बात करें 1896 एथेंस से हुआ था, लेकिन भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 1900 के ओलंपिक से, और ये 1900 के ओलंपिक सेकेंड ओलंपिक रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 वर्ष के अंतराल पे होती है ओलंपिक, है ना। तो इसमें भारत पार्टिसिपेट किया था और 1900 वाला ओलंपिक जो है पेरिस में ही हुआ था, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। अब भारत में जो पहला जो महान विभूति जो ओलंपिक में पदक दिलाए इंडिया को, है ना, इनकी थोड़ा सा नाम हम फिर से याद कर लेंगे। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक 1952 में केडी यादव साहब के द्वारा आया, कुश्ती खेल में आया और ब्रॉन्ज मेडल आया था। फिर 2004 में एथेंस में मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा शूटिंग खेल में, है ना, रजत आया, रजत मतलब चांदी आया। उसके अलावा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा शूटिंग खेल में ही व्यक्तिगत गोल्ड आया। तो व्यक्तिगत रजत, व्यक्तिगत ब्रॉन्ज और व्यक्तिगत गोल्ड आपने देख लिया। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ जहां पे भारत को 7 पदक मिला था, तो उसमें एक गोल्ड भी मिला था। वो जो गोल्ड था वो नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में व्यक्तिगत रूप से जीता गया था। तो कल हो कि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अब तक कितने भारतीय हैं जो व्यक्तिगत खेल या प्रतिस्पर्धा में भारत को गोल्ड दिलाया है ओलंपिक खेल के अंदर, तो मात्र 2 है। कौन? एक अभिनव बिंद्रा और एक आपका नीरज चोपड़ा। वैसे भारत के पास टोटल 10 गोल्ड है। 10 गोल्ड में 8 गोल्ड हॉकी का है और 2 गोल्ड का नाम, गोल्डधारी का नाम अभी मैंने कहा, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले स्वर्ण पदक इंडिया को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था, जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में हॉकी खेल में। ओलंपिक खेल में जो पहली व्यक्तिगत पदक महिलाओं ने जीती, इनका नाम है कर्नो मलेश्वरी। ये कौन सी खेल खेलती है? वेट लिफ्टिंग खेलती है। सिडनी में वह पदक आई थी 2000 ईस्वी में। कौन सा पदक था वो?
तो ब्रॉन्ज मेडल था, कांस्य पदक था। ठीक है भैया। इनके अलावा निम्नलिखित दिए गए उदाहरण में से कौन सा सबसे दुर्बल क्षार है ना? दुर्बल क्षार, सबल क्षार। एक दिन तो मैं आपको पीएच के हिसाब से बताया था, आज मैं आपको दूसरे हिसाब से बताना चाह रहा हूं। देखिए इसमें ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH हॉल ट्वाइस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल ट्वाइस होगा। तो इसमें से सबसे दुर्बल मतलब कमजोर जो भस्म है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आइए पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, है ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। ऐसी क्षारीय पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से विलय होती हो, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH निगेटिव का उत्पत्ति होती हो, है ना, तो उसे हम कहते हैं प्रबल क्षार। यानी जो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है वो जल में अत्यधिक सुलुबल होगा, विलय होगा, है ना, तो उसे हम कहते हैं प्रबल क्षार। और ये घुल के क्या करते हैं कि अत्यधिक मात्रा में OH माइनस या हाइड्रोक्साइड, है ना, का जो है निर्माण या उत्पन्न करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग क्षार कहते हैं। अगर पीएच के लैंग्वेज में इसे पढ़ें तो क्या होता है कि 7 से कम पीएच है फिर तो क्षार की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि ये तो एसिड हो जाएगा। 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगी, और 7 से अधिक है तो फिर बेस हो जाती है, भस्म हो जाती है, क्षार हो जाती है, अल्कलाइन मेटल हो जाती है ना। तो जो जितना ज्यादा पीएच वैल्यू रखेगा वह उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मेटल होगी। तो आपने पीएच के हिसाब से देखा, बाद बाकी आपने, है ना, विलय के मात्रा मतलब किस प्रकार से घुलनशील है जल में, इस आधार पर भी आपने देखा कि सबल क्षार किसे कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा आपका जो है दुर्बल क्षार हो जाएगा, है ना, कमजोर भस्म हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका सूत्र NaOH होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है ना, मैग्नीशिया की दूध। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्विक लाइम जिसे हम जिंदा चूना कहते हैं, इसका सूत्र बहुधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और यही कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल से प्रतिक्रिया हो जाता है तो इस प्रोसेस में हीट की उत्पत्ति होती है और हमें बुझा हुआ चूना CaOH का हॉल ट्वाइस प्राप्त होता है। इसका मैं कई बार आपको उदाहरण दे चुका हूं कि गांव घर में जब घर को चूना से चुनेटना होता था, पहले दीपावली के अंदर जब पक्का मकान नहीं हुआ करता था, तो उस समय चूना को जब हम घोलते थे जल में तो बाल्टी गर्म हो जाती थी और बाल्टी के नीचे कुछ पदार्थ जो है इकट्ठा हो जाता था। वो पदार्थ और कुछ नहीं, बुझा हुआ चूना हुआ करता था। ठीक है भाई। खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, अभी आपने सूत्र ऊपर में देखा था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह लेते हैं, बता दिया था। धोने वाले सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? मॉन्ट एटना, मॉन्ट ब्लैंक, मॉन्ट कोटापेक्सी, मॉन्ट विसुवियस। तो ये हो जाएगा भैया ब्लैंक कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, खाली कोई नहीं है जी। इनके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये है दादा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप और सैडल पीक ये बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बैरन द्वीप और सैडल पीक ये दोनों है जी अंडमान निकोबार में। सैडल पीक जहां चोटी है वहीं बैरन द्वीप क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। उसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी दुनिया में माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। यहां से भी रेलवे ने पास्ट में क्वेश्चन करा है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया था? तो आप कहोगे भारत के सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। उसी प्रकार से इसी लैंग्वेज में एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो किसके नाम पे रखा गया था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को तय करता है? तो आप कहोगे सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे रखा गया था। जो चीज आपके लिए नया हो उसे जरूर नोट करते जाए मेरे बंधु, मेरे भाई बहन, है ना। इसके अलावा दुनिया में सबसे ऊंची जलप्रपात एंजील जलप्रपात है। ये कहां पे आपको मिलेगा? ये वेनेजुएला के अंदर आपको मिलेगा। ज्वालामुखी के दौरान निकले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लावा। इस जो पॉइंट है इसमें गहराई छुपी है तो इसे हल्के में ना ले। ज्वालामुखी के दौरान निकले पदार्थ को लावा कहते हैं। ज्वालामुखी में मैग्मा बाहर निकलती है। अब समझे क्या हुआ कि देखिए भैया जब ज्वालामुखी आती है
है ना, जब ज्वालामुखी आती है, मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा, है ना, तो जब तक ये जो आपका द्रवीभूत सैल है, सैल मतलब पत्थर जो लिक्विड के फॉर्म में है, आग और राख के फॉर्म में है ना, ये जब बाहर निकल रही है तो जब तक ये अंदर था तब तक ये मैग्मा चेंबर में मैग्मा था। जैसे ही बाहर निकल के इकट्ठा होकर ठंडा हुआ तब इसे लावा कहा जाता है, या फिर जमने लगता है, या फिर बाहर निकल जाता है तब ये लावा कहते हैं। ठीक है, तो सेम पदार्थ है, बाहर निकलने पे लावा, अंदर में है तो मैग्मा। यही लाइन को लिखा गया है, ज्वालामुखी के दौरान निकले पदार्थ को लावा कहते हैं, है ना, और ज्वालामुखी में मैग्मा बाहर निकलती है ना। तो विरोधाभास भी थोड़ा सा इसलिए समझना जरूरी है। इसके अलावा मानव के पेट में कौन सा अम्ल स्रावित या स्रावित होती है जो भोजन के माध्यम से आए हुए जीवाणु इत्यादि को निष्क्रिय कर भोजन को अम्लीय बनाती है। देखिए एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था पास्ट में, लेकिन वहाँ पे सीधे सीधे जो है आंसर था HCl। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट से निकलती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शने नहीं है जी, अम्लराज है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, म्यूट्रिक एसिड है। कौन सा आंसर मारे? क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। म्यूटेरिक अम्ल को हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नमक का अम्ल भी कह देते हैं। ठीक है भाई, है ना, तो ये ध्यान रहेगी आज के बाद, म्यूटेरिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। पेट से निकलती है, भोजन को अम्लीय एसिटिक मोड में ले जाती है, और किसी कारणवश अगर भोजन में जीवाणु वगैरह प्रवेश कर गया पेट में तो उसको जो है ना, अम्ल की स्नान करा के निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है भाई, मानव में HCl अम्ल उदर से स्राव होती है। इसका व्यापारिक नाम की बात करेंगे, म्यूटेरिक अम्ल होता है या नमक का अम्ल भी होता है। यह भोजन को अम्लीय मोड में ले जाता है तथा भोजन में आए हुए जीवाणु को जो है निष्क्रिय करता है, मारता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका इस्तेमाल सिरका के रूप में हम खाते हैं। इनके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3 का व्यापारिक नाम क्या होता है? सोरे का अम्ल, है ना। मिथाइल एल्कोहल CH3OH, इसका व्यापारिक नाम होता है वुड एस्पिरिट, है ना। देखिए बच्चे, अगर आपको व्यापारिक नाम याद नहीं रह पाता है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई इनका व्यापारिक नाम क्या होता है, इनका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम जनरली जो चीज आप लिख रहे हो सूत्र वहां से मिलता रहता है। जैसे देखिए मिथाइल एल्कोहल, आप यहाँ पे ही देख रहे हैं मीथेन जैसा है ना स्ट्रक्चर, तो उसी से तो बना है मिथाइल, है ना। तो यहाँ पे है ना CH4 होता है मीथेन का, है ना। तो सुनने में भी थोड़ा थोड़ा लगता है ना मिथाइल मीथेन, है ना, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो ये सूत्र जैसा है वैसा ही नाम रहता है जनरली, है ना। हालांकि इसमें थोड़ा सा अलग नाम है, लेकिन जो व्यापारिक नाम होता है ना, ये दुनिया से ही हटके होते हैं। जैसे मैं क्या बताऊं, अंग्रेजी में कुछ ऐसा एक टॉपिक आता है ना, जिसको अर्थ से कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, ईडियम आता है, ईडियम फ्रेज वगैरह नहीं होता क्या, लिखा कुछ भी है अर्थ कुछ और निकल रहा है ना। ओपन बुक, है ना, ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार, ये कहाँ से फ्लेम हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ समझिएगा, जो व्यापारिक नाम रहता है अजीबोगरीब, और जो आपका रासायनिक नाम रहता है वो लगभग मिलता जुलता। तो इससे भी आप क्वेश्चन छांट सकते हो एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से, है ना, तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे आप बिटकॉइन खरीद लिए फिर बेच लिए, मत खरीदना भाई, है ना, इस सब में मत पड़ना, है ना। आधा बच्चे तो हमको लगता है ड्रीम 11 खेलते रहते हैं, है ना। तो भैया ये सब में मत पड़ना, नहीं तो अगर अर्निंग का एक बार दिमाग में घुस गया पढ़ाई के समय तो पढ़ाई को सीधे हाफ कर देता है। ये बात जो है गांठ बांध लेना, है ना। अर्निंग नहीं आनी चाहिए पढ़ाई के समय। हाँ, बहुत मजबूरी है, कोई अर्निंग करके ही पढ़ता है तो उनको मेरा सलाम है। लेकिन अगर आप के फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, आपको पढ़ने की खर्च दे रहे हैं, तो आपको अर्निंग के बारे में उस पीरियड तक बिल्कुल नहीं सोचना है जब तक आप पढ़ रहे हो। ठीक है भाई। खेती के साथ पशुपालन मिश्रित कृषि की जाती है। अर्निंग मतलब छोटा मोटा दिमाग लगाना, है ना। अगर मान ली कि आप कुछ ऐसा करके जो है दोनों को मैनेज कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कर भी नहीं रहे हो और दिमाग भी खपा रहे हो, क्योंकि जो है इसमें जो है आपका टाइम भी किल होता है और दिमाग एक जगह रहता नहीं। इस हिसाब से मैं बता दिया, बाद में कि आप लोग समझदार हो भैया। इंटरनेट पर काम करते समय उपयोगकर्ता को झूठा विश्वास दिलाकर या अपने झांसे में लेके, है ना, जो फ्रॉड करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग, है ना। मछली मारना नहीं, है ना। जैसे इंटरनेट पे पहले आपको, है ना, आपको थोड़ा ऐसा कुछ कुछ बता देगा कि आप झांसे में आ जाओगे। उसके अलावा जो फ्रॉड होता है ना, उसे फिशिंग कहते हैं। एक सफरिंग भी आपके एग्जाम
एग्जाम में पास्ट में पूछा गया है सफरिंग। जैसे आप इंटरनेट पे कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो इंटरनेट पे तो उसे सफरिंग भी कह देते हैं। इसके अलावा ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है, ये भी पास्ट में पूछे गए क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है कि एक ऐसा उत्पाद जो या तो अब ऑब्सोलीट हो गई है या फिर खराब वगैरह होकर अब यूज नहीं कर रहे हो। जैसे अब रेडियो जो है ना, रेडियो भी इसी श्रेणी में आने लगा। अब रेडियो कहाँ कोई सुन रहा है। इनके अलावा निम्नलिखित में से है ना पुस्तक तथा उसके लेखकों के साथ किसका मिलान सही है, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एडम स्मिथ, ये नहीं होगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस जे.एम. किन्स, ये भी नहीं। नोट जस्ट एन अकाउंटेंट नटवर सिंह, नहीं ये भी नहीं। क्लियर ऑफ द डे अनीता देसाई, ये सही है जी, ये सही है आपके आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ना। अब आते हैं अन्य जो किताब है इनके लेखक के बारे में। क्लियर ऑफ द डे जो है, फिस्टिंग फास्टिंग जो है, ये सभी के दोनों पुस्तक के लेखक अनीता देसाई जी हैं। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है ना, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। इनके अलावा द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, इसे इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। इसके अलावा नोट जस्ट एन अकाउंटेंट, ये विनोद राय, सभी जानते होंगे, विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। ए लाइफ इज नॉट एनफ, ये नटवर सिंह साहब के द्वारा लिखा गया है, नेता हैं। इनके अलावा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये लिखे गए हैं सौरभ गांगुली के द्वारा। ठीक है, मेरे पास भी एक बार फोन आया था मोबाइल में, हेलो दोस्तों मैं सौरभ गांगुली बात कर रहा हूं, है ना। मैंने कहा प्रणाम सर, और हम अभी रखते हैं सर। ठीक है, इसके अलावा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लेखक जे.एम. किन्स है ना। इनके अलावा भारत में कितने डेसिबल के ऊपर के ध्वनि को प्रदूषित ध्वनि मानी जाती है ना। देखिए अगर आम आप बात करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई चिल्ला करके बात करता है तो 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इससे ऊपर की जो ध्वनि होती है उसे हम ध्वनि प्रदूषण के कैडर में इंडिया में समझते हैं। तो 60 डेसिबल से ऊपर रखिएगा। 60 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 65-70 भी रह सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड पैमाना 60 से ऊपर की ध्वनि को जो है इंडिया में ध्वनि प्रदूषण के कैडर में रखा गया है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से होती है, ये पास्ट में आपने कई बार चर्चा कर लिया है। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, बेल में मापते हैं या नेपर में मापते हैं। ये तीनों ही ध्वनि की जो है इकाई हो सकती है तीव्रता का। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, है ना। इसी प्रकार से जो आपका यह अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि के अंदर ध्रुवन की घटना नहीं होती है। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो अनुप्रस्थ तरंग है उसे संचरण या गमन या जो है गुजरने के लिए किसी भी मीडियम मोड की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात निर्वात में भी गुजर सकता है। निर्वात मतलब वैक्यूम, है ना। लेकिन जो ध्वनि की जो है, ध्वनि की जो गमन है, जो आप गुजरेगा ध्वनि, उसके लिए हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम चंद्रमा पे ध्वनि नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सब कुछ एक बात को आप रिलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ याद आ रहा है, नेपर के जैसा एक शब्द याद आ गया मुझे, इसे कहते हैं निबल। ठीक है, निबल। जब आप कंप्यूटर में, है ना, जो आपका डाटा सेव करने की जो आपकी मेमोरी होती है उसके बारे में जब आप रिलेट करते हो चीज़ों को कि भाई 1024 KB बराबर 1 MB, है ना, मेगाबाइट, तो उसमें आपने सबसे स्टार्ट जो लेते हो कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है ना, लेते हो ना। उसी प्रकार से, है ना, 4 बिट बराबर 1 निबल होगा। तो ध्यान रखेंगे, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ निबल शब्द भी आपके एक चीज नेपर जैसा ही लग रहा है, मैंने बता दिया। किसी भी साउंड को प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए जो ध्वनि स्रोत होती है जहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी वो कम से कम कितने दूर पे होने चाहिए, तो 17 मीटर की दूरी, वैसे 16.53 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 17 मीटर मान के चलिए, है ना। और 17 मीटर ही आज तक एग्जाम में देखा गया है। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए कि आप मेला जाते हो, मेला जहाँ पे फेयर वगैरह लगता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, तो कोई भी चीज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, तभी जो है छोटू खो जाती है और अलाउंस होता रहता है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि बहुत सारे ध्वनियों की मिक्सअप जो बीच की गैप है वो उतने नहीं है जितना होना चाहिए, इसीलिए हम स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं। अगर कोई भी ध्वनि स्वर को आप स्पष्ट सुनना चाहते हैं तो कान पे जो असर है ना, या फिर दो ध्वनि है उसके बीच में कम से कम 1 सेकेंड का 10वां भाग की गैप तो जरूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पास्ट में कभी आ सकते हैं, है ना, सॉरी फ्यूचर में, माफ कीजिएगा भैया, पास्ट में तो कुछ हो ही नहीं सकता। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो अपने वास्तविक रास्ते से मुड़ जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। सेम केस प्रकाश के अंदर होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन के कारण ही रात में जो है शोर या ध्वनि ज्यादा दूर तक सुनाई देती है दिन के अपेक्षा। इनके अलावा ध्वनि में जो मैक नंबर आपने कई बार सुना होगा, ये मैक नंबर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है तो वायुयान की प्रचालन में होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की ध्वनि को हम पराध्वनिक विमान कहते हैं, तो एक मैक नंबर 1 से अगर ज्यादा हो गया है ना तो इसे हम कहते हैं जी पराध्वनिक विमान, और 5 से ज्यादा मैक का ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम कहते हैं अति पराध्वनिक विमान। आई होप आप समझ रहे हैं, अति का मतलब ज्यादा ही होता है। इसके अलावा मैक संख्या बराबर कैसे निकालते हो, वायुयान की चाल बट्टा ध्वनि की वेग। अब ध्वनि की वेग जो है निर्भर करता है मीडियम में, है ना, मीडियम अलग अलग होता है भाई, ध्वनि का वेग हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ठोस में अलग होती है, उससे थोड़ा कम द्रव में, और सबसे कम जो है गैस में होती है। इसके अलावा हाल में ही शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। उन्हें संगीत के किस क्षेत्र में पद्म विभूषण कब दिया गया था तो 2022 में दिया गया था बिपिन रावत के साथ। 2022 में 4 विभूतियों को पद्म विभूषण दिया गया था। उनको मैंने याद करने का उस समय आपको ट्रिक भी बताया था। प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया। एक नाम कल्याण जी हैं, एक नाम बिपिन रावत जी हैं, एक नाम जो है प्रभु, है ना, और एक जो है आपका प्रभु, यहाँ पे प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया। तो प्रभु बिपिन रावत, राधे श्याम, कल्याण, और एक आपका प्रभा अत्रे, इस प्रकार से नाम मैंने बनाया था, आप कई बार सुने भी होंगे मेरे मुंह से। ये जो प्रभा अत्रे हैं ये ठुमरी, गजल इत्यादि गाती थी, यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई किराना घराना के फेमस कलाकार थी। प्रभा अत्रे को भारत सरकार के द्वारा 1990 में पद्म श्री और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसी भी खुली परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। मान लीजिए कोई भी परिपथ है ना, और ओपन सर्किट है, कोई भी लोड आपने इस पे नहीं लगाया है, बल्ब तो है यहाँ पे लेकिन आपने बल्ब को जो है टच जोड़ा नहीं है, यहाँ ब्रेक है सर्किट। तो ऐसी स्थिति में जो है इस सर्किट में कितने करंट फॉलो होंगे तो लड्डू मतलब 0, है ना, ध्यान रखिएगा। ओपन सर्किट में करंट कितनी फॉलो होती है 0, है ना। खुले सर्किट में विद्युत धारा का मान 0 होता है तथा विद्युत प्रतिरोध का मान इन्फिनिटिव समझा जाता है ना, क्योंकि खुला ही है। इसके अलावा विद्युत धारा को मीटर से आमीटर से मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा को जो मापने वाला यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, आमीटर। और किस चीज में मापते हैं, यानी विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसी परिपथ में हमेशा आप किस क्रम में जोड़ना चाहोगे तो इसी परिपथ में आप हमेशा जो है सीरीज में जोड़ते हो, विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो। ठीक है भैया। इसके अलावा एक फ्यूज का नाम आपने सुना होगा। फ्यूज क्या होता है, आपके सर्किट को जो है प्रोटेक्ट करता है, आपके इक्विपमेंट की रक्षा करता है। ठीक है भाई, यानी जब आपका जरूरत से ज्यादा लोड बढ़ जाती है, करंट फॉलो होने लगती है, तो एक फ्यूज जो है जिसकी गलनांक बहुत कम होती है ये अपने आप को ब्रेक कर लेती है और आगे की जो आपका इक्विपमेंट है वो सेफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ से धारा आगे बढ़ता नहीं है। फ्यूज मतलब एक लिंक करने का काम करता है, जो है ना सिर्फ ये ध्यान रखता है कि जब जरूरत से ज्यादा ओवरलोड आ जाएगा तो मैं टूट जाऊंगा, खुद को जल जाऊंगा सनम, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो ये वाला फ्यूज का गलनांक निम्न होता है, शीशा और टीन के बने होते हैं। घरेलू परिपथ में हम अल्टरनेटिव करंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी एसी धारा का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए है ना घरेलू परिपथ में आपने एसी को डीसी में बदलने वाला इक्विपमेंट भी घर में देखे होंगे, है ना, कई बार। इसके अलावा एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को डीसी में बदलते हैं जी रेक्टिफायर, है ना। और डीसी को एसी में कौन बदलता है जी, इन्वर्टर। तो
तो घर में जनरली इन्वर्टर रहता है, न कि रेक्टिफायर, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इन्वर्टर जब तक आपके घर में बिजली है तब तक वो बैटरी को चार्ज करेगा। जैसे ही बिजली जाता है उसी बैटरी से वापस धारा इन्वर्टर को इनपुट मिल जाता है। वह इनपुट इन्वर्टर क्या करता है, आउटपुट AC धारा बना देता है और आपके घर की बिजली जो है पंखा वगैरह, टीवी वगैरह अनवरत चलती रहती है। एक गैल्वेनोमीटर नाम का उपकरण होता है, ये चालू सर्किट में विद्युत धारा को फ्लो को मापता है, लाइक अमीटर के जैसा। इनके अलावा वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्यों में संघ राज्य क्षेत्र के लिए कुल कितने सीट सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं, या फिर केंद्र राज्य जो यूटी है वहां से कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा के अंदर? तो 4 होते हैं भाई, 4 होते हैं। राज्यसभा जो अभी चल रहा है हमारे यहाँ वो कितने सदस्यों वाले चल रहे हैं? तो 245 वाले चल रहे हैं। वैसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। मैक्सिमम की बात कर लें तो मैक्सिमम हिसाब से 238 का चुनाव हो सकती है और 12 सदस्य का मनोनयन होता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 229 सदस्य राज्यों से तथा 4 सदस्य जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश से सेलेक्ट हुए हैं और 12 जो है आपका कहां से आएंगे जी? 12 4 16 9 6 15 245, सही बात है जी। 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा भारतीय संसद के अपर सदन है। भारतीय संसद के बारे में उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में करा गया है, जहां भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा देश के राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार यह भी कहा गया है कि लोकसभा संसद के निम्नतम सदस्य होते हैं, निम्न सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से है और 81 जो है ये लोकसभा को परिभाषित करती है, लोकसभा के बारे में उपबंध बताती है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही की शुरुआत 1952 में हुआ था, लेकिन जब चुनाव की बात करेंगे कि लोकसभा की चुनाव पहली बार कब हुई थी, तो आपका आंसर 1951-52 हो सकता है ना। इसके अलावा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मामलकर। इसके अलावा राज्यसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस राधा कृष्णन साहब थे, क्योंकि आप जानते हैं भैया कि राधा कृष्णन साहब ही प्रथम उपराष्ट्रपति थे देश के, और जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। राज्यसभा में अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं। राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्षों की है, वहीं पर लोकसभा में न्यूनतम उम्र सीमा सदस्यता हेतु 25 वर्षों की होती है। राज्यसभा का कार्यकाल की बात करेंगे तो परमानेंट होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन लोकसभा की कार्यकाल की बात करेंगे तो वैसे 5 वर्षों की होती है, लेकिन समय से पूर्व इसे है ना समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 75 के अनुसार, माफ कीजिएगा 85 के अनुसार। इसके अलावा लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होता है? अगर अविश्वास प्रस्ताव होके जो पास हो गया तो क्या हो जाता है कि सभी मंत्री परिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है ना। फिर से सुनिएगा, राज्यसभा का अपना कार्यकाल परमानेंट होता है, लेकिन उस राज्यसभा के अंदर जो आदमी काम है, जो सांसद है, उनके कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, समझ गए होंगे। और 2 वर्षों के बाद यानी प्रत्येक सेकेंड वर्ष जो है 1/3 सदस्य अर्थात 33% जो मेंबर है राज्यसभा का वो अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके जगह पे नए मेंबर जो है आ जाते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखी गई हो? समझ के बताइएगा। जो भी बच्चे को दर्पण लेंस वाली टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, मैं एक आध दिन में चैनल पे वीडियो बना दिया था, वैसा बनाया था, एक भी न्यूमेरिकल नहीं अटकेगा आपके एग्जाम में इस टॉपिक से, है ना। तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, आज तो नहीं दे पाऊंगा, ढूंढना पड़ेगा किस प्लेलिस्ट में है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। हम इसकी बात बाद में करेंगे, ये कैसे प्रतिबिंब बनता है इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कुछ और, जैसे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सबसे पहले जो इमेज होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है ना। तो इमेज की प्रकृति की बात करेंगे तो सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है ना। तो यानी अवतल दर्पण एवरग्रीन है। यहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है प्रतिबिंब को लेके। छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा, दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे, है ना, काल्पनिक, वास्तविक, ये सब बनता है किसके अंदर?
अवतल दर्पण के अंदर, ठीक है, तो ध्यान हो गई होगी। इसके अलावा अब आते हैं अवतल दर्पण की बनावट कुछ इस प्रकार से है, आपके सामने बना भी है ना। देखिए इसी समझा देता हूँ। देखिए अवतल दर्पण में क्या है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस दूरी है, ये आपका वक्रता केंद्र है और ये आपका मान लीजिए इन्फिनिटिव है। ये 4 लाइन हमने ढूंढा है, मतलब दिया है यहाँ पे। अब यहाँ से चलेंगे, है ना, ये क्या होता है कि जो जितना दूर रहेगा उसके अपोजिट साइड उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। आइए समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर कोई वस्तु अनंत पे है, कोई वस्तु अनंत पे है तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, फोकस दूरी पे बन रही है ना, फोकस दूरी पे बन रही है। एक सेकेंड माफ कीजिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो अगर कोई वस्तु अनंत पे रख देंगे आप अवतल दर्पण के अंदर तो इसकी प्रतिबिंब फोकस दूरी पे बनेगी। ऐसे नहीं समझेंगे, आइए मैं समझाता हूँ। देखिए ये रहा आपका जी पोल, ये रहा भैया फोकस दूरी, ये रहा वक्रता केंद्र, ये इमेज की 2 मिनट के लिए भूल जाइए, और ये रहा इन्फिनिटिव, है ना। ये कुछ पोजीशन है। मान लीजिए कि आपने पहला प्रतिबिंब ए बी सी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, 1 के 2 ठीक है। देखिए एक कोई वस्तु है जो आपके पोल और फोकस दूरी के बीच में रखा है, तो अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसा कंडीशन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा कब, जब पोल और फोकस दूरी के बीच कोई वस्तु आप रखेंगे, कोई पिंड रखेंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो यहाँ पे लिखा है, और काल्पनिक बनता है। तो एकमात्र यह कंडीशन, कोई कल हो के अगर आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगी, है ना, तो जब आप वस्तु को फोकस दूरी और पोल के बीच में रखोगे। तो भैया एक तो ये बीच की बात हो गई। अब हम डायरेक्ट अगर फोकस दूरी पे कोई वस्तु 2 नंबर का वस्तु है, अगर फोकस दूरी पे रख दिया, है ना, तो ये कहाँ पे बनेगा, तो अब सीधे आप देखिए फोकस दूरी है तो सीधे लास्ट में आ जाना, फोकस दूरी है तो सीधे लास्ट में आ जाना। तो ये 5 नंबर यहाँ पे 5 क्या, मैं यहाँ इसको देख के क्यों बताऊँ, ये अनंत पे बनेगा, है ना। यहाँ पे मैं 1 ही लिखता हूँ, है ना। अगर फोकस दूरी पे आप वस्तु रखोगे, ऊपर वस्तु नीचे प्रतिबिंब है, मान लीजिए ये फोकस दूरी पे आप वस्तु रखोगे, 2 नंबर लिखना पड़ेगा, फोकस दूरी पे वस्तु रखोगे तो अनंत पे बनेगा। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या 1 अंक खस के यहाँ पे मैं 3 नाम की कोई वस्तु रखता हूँ, तो आपको पहले अनंत पे बना था, अब और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा वह जो है प्रतिबिंब, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा 3 नंबर प्रतिबिंब। तीसरा स्थिति क्या आ गया, सीधे वक्रता केंद्र, 4 नंबर की कोई प्रतिबिंब अगर वक्रता केंद्र पे आप रख दिए, है ना, तो ये जो इमेज बनेगा ये कहाँ बनेगा, तो पहले बन रहा था अनंत पे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो 4 नंबर की प्रतिबिंब जो है सीधा सीधा वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, है ना। तो एक ऐसी स्थिति कि जो वक्रता केंद्र पे है वो वहीं पे बनता है। अब एक इमेज और आगे उधर खिसकाता हूँ, इधर, है ना, तो वस्तु इधर अगर लाए 5 नंबर मान लीजिए वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, तो ये प्रतिबिंब एक बार और इधर खसक जाएगा, तो वक्रता केंद्र और आपका जो है फोकस दूरी के बीच में ये 5 नंबर प्रतिबिंब बनेगा। आशा करते हैं कि आप समझे, फिर मैं इससे बताता हूँ। देखिए जो मैं बताना चाह रहा था ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारा चीज एक ही बार लिखा है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बना के बताया। देखिए ये आपके हैं जी पोल, ये है आपके फोकस दूरी, ये आपके वक्रता केंद्र, और ये आपका जी है क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा कि भाई एक ही कंडीशन आता है जब आपके काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे, जब वस्तु आपके पोल और फोकस दूरी के बीच में होंगे। तो ये 6 नंबर वस्तु आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो 6 नंबर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना। और आपका जो है ये वाली प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, काल्पनिक है। अब मैंने कहा कि जहां प्रतिबिंब बनता है उतना दूर आपको अपोजिट दिशा में चलना है। मान लीजिए ये पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो सबसे लास्ट हम चलेंगे इन्फिनिटी में बनाएंगे। एफ से थोड़ा सा एक और खस के, तो वक्रता केंद्र और एफ के बीच, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु है, तो हमने सबसे पहले अंत में प्रतिबिंब बनाया था, तो मैं फिर से थोड़ा सा जो है दर्पण की दिशा में खसकूंगा, तो प्रतिबिंब अब यहाँ पे बनेगी, है ना, इस चीज का प्रतिबिंब। फिर हम अगला स्टेप लेंगे, तो वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब फिर मैं एक बार खसकाऊंगा तो सीधे वक्रता केंद्र पे बनेगा। आई होप आप समझ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही
इजी है आसान करना, याद करना और कभी नहीं भूलिएगा। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है भैया। तो ये अवतल दर्पण की गुण था। अब मैं आता हूँ दर्पण के कुछ अपना गुण है, प्रॉपर्टीज है, उसको बता देता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, काल्पनिक को नहीं। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछा। उत्तल दर्पण में किसी भी स्थान पे रखी गई वस्तु और प्रतिबिंब कहीं भी रखो, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होते हैं ना, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो जो उत्तल दर्पण है उसमें आप कहीं भी रखिएगा ना तो वस्तु का प्रतिबिंब खाली काल्पनिक बनता है, इसमें वास्तविक नाम का कोई चीज नहीं होता है और हमेशा वस्तु से जो है छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। गाड़ी का साइड मिरर देखे होंगे ना, है ना, अगर बड़का बड़का बनने लगेगा तो बहुत सारे गाड़ी कैसे छोटा कांच में दिखेगा। इनके अलावा समतल दर्पण, समतल दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको छोटा ना समझे। सबसे पहले घर में हम लोग समतल दर्पण यूज करते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होती है लगभग। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु की पूरी लंबाई अगर आपको देखनी है, मान लीजिए आप 5 फीट के हैं और अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो समतल दर्पण की लंबाई कम से कम 2.5 फीट होनी चाहिए। बड़ा है तो ठीक है, लेकिन कम से कम 2.5 फीट होना चाहिए, तभी आप अपना टांग से लेकर मुखड़ा तक देख पाएंगे। इसके अलावा समतल दर्पण में अगर कोई भी, मान लीजिए कोई समतल दर्पण रखा है ना, कोई अगर जो है थीटा रफ्तार से आ रहा है तो 2 थीटा रफ्तार से यहाँ पे दिखता, मतलब आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा है ना। इनके अलावा समतल दर्पण को 1 डिग्री घूमते ही परावर्तित किरण जो है कितने डिग्री घूम जाती है, तो 2 डिग्री। तो यहाँ पे 2 चीज आपने दोगुना के टर्म में यूज करना, याद रखना है समतल दर्पण के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इससे एक चीज और पूछा जाता है, 2 दर्पणों के बीच का कोण, है ना, तो 2 दर्पणों की कोण बीच का कोण मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो कैसे निकालेंगे प्रतिबिंब की संख्या या दर्पणों के बीच का कोण। जब दर्पण के बीच का कोण पूछेगा तो नंबर ऑफ इमेज दिया रहेगा, जब नंबर ऑफ इमेज पूछेगा तो बीच का कोण दिया रहेगा, ठीक है भाई। तो मान लीजिए अभी हमें नंबर ऑफ इमेज निकालना है, तो 360 बट्टा वो दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उससे भाग दे देंगे और 1 घटा देंगे। मान लीजिए 45 का कोण बन रहा है, 360 से काट दिए, इसका 9 5 45, 9 चौका 36, 0 8 बार में गया, 1 घटा दिए, यानी 7 इमेज बनेगा अगर 2 समतल दर्पणों के बीच की कोण 45 डिग्री हो या फिर वस्तु 45 डिग्री पे रखा गया हो, है ना। इनके अलावा अंतरिम बजट 2024-25 में अंतरिम बजट 2024-25 में पेश किया गया है, यह निर्मला सीतारमण के द्वारा किस क्रमांक की बजट होगी। हाँ, जिसे हाल में ही पेश किया गया, ऐसा लिखना चाह रहा है ना। अंतरिम बजट 2024-25 जिसे हाल में ही पेश किया गया है, यह निर्मला सीतारमण की किस क्रमांक की बजट होगी, तो यह निर्मला सीतारमण का 6ठा बजट होगा। साधारणतः बजट 2 प्रकार के होते हैं, वो तो नियमित बजट होता है, लेकिन 2024 वाला जो बजट है यह अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट क्यों होता है बता दिए थे कि जिस साल सरकार का सिलेक्शन होना हो, विधानसभा चुनाव होना हो, है ना, लोकसभा चुनाव, है ना, तो उस समय जो है आपका क्या होता है, अंतरिम बजट पेश किए जाते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए, लगभग 4.5 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नियमित बजट सरकार चुने जाने के बाद पेश की जाती है। अंतरिम बजट सरकार जो है चुने जाने से पहले पेश की जाती है, जब लोकसभा चुनाव होने वाली होती है उससे पहले, है ना। इसके अलावा अंतरिम निर्मला सीतारमण का 5 नियमित बजट हो गया और ये अंतरिम बजट पकड़ लीजिए तो निर्मला सीतारमण का 6 बजट हो गया इनका, है ना। इनके अलावा भारतीय संविधान में बजट की जगह पे 112 में क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट R.K. शनमुखम शेट्टी, गणतंत्र भारत के प्रथम बजट जॉन मथाई और सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई साहब ने पेश किया है। 2024-25 में अंतरिम बजट मोदी सरकार की 12वीं बजट होगी। 10 बार नियमित बजट, है ना, और 2 बार जो है अंतरिम बजट। तो इस प्रकार से जो है इनका 12वीं बजट हो गया, क्योंकि देखिए जब सरकार आया 2014 में मोदी का, ठीक है, और जब आपका इलेक्शन हुआ था 2019 के अंदर, तो वहां भी एक अंतरिम बजट आया, तो 6 बजट 2019 तक, अब फिर हमारा 5 बजट इधर, तो 11 है, फिर से वो अंतरिम, तो 12 को बजट हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा 24-25 में राजकोषीय घाटा जो है इसमें कितना रखा गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद GDP का 5.01%, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 0.8% कम है। तो ये वाली डाटा से क्वेश्चन आ सकता है कि बजट 2024-25 में फिस्कल डिफिसिट GDP का कितना प्रतिशत रखा गया था, तो आप कहोगे 5.01%। इसके अलावा बजट से एक और क्वेश्चन की सबसे डिजिटल बजट कौन पेश किया, रेल बजट कब अलग हुआ था? अलग हुआ था रेल बजट आपका 1925 में। रेल बजट एक साथ शामिल हुआ
2017 में बिहार दरोगा जो 21 में आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो बजट है, डिजिटल बजट है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने पेश किया था। तो ये सभी क्वेश्चन तीनों और ध्यान रखेंगे। 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेवल था। देखिए एगो शिमला समझौता है और एगो शिमला सम्मेलन है, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, शिमला समझौता जो है ये युद्ध के बाद होती है भारत पाकिस्तान के साथ, और जो लॉर्ड बेवल जो बुलाया था उसे शिमला है ना आपका जो है सम्मेलन कहा जाता है। 1945 के प्रसिद्ध शिमला सम्मेलन में 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आज़ादी के समय अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय सी राजागोपालाचारी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बता दिए राजागोपालाचारी आखिरी वायसराय भी होगा। कांग्रेस के स्थापना के समय अंग्रेज डफरीन थे। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अंग्रेज इरविन थे। प्रसिद्ध संथाल विद्रोह और 1857 का जो विद्रोह होता है, इन दोनों के समय कैनिंग था, और इन्हीं के बाद जो है कैनिंग पहला वायसराय बना था। वह जो है प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में चेम्सफोर्ड था, है ना। 1919 का चेम्सफोर्ड योजना आपने सुना होगा। बंगाल विभाजन 1905 के समय कर्जन था। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट के समय जो है आपका लीटन था 1878 में। इसके अलावा पंचशील समझौता एगो होता है, अभी आपने देखा था शिमला सम्मेलन, अब हम शिमला समझौता भी देखेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध पंचशील समझौता भी एक होता है, 1954 में भारत और चीन के बीच होता है। इसके अलावा प्रसिद्ध ताशकंद समझौता 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। अयूब खान पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। प्रसिद्ध शिमला समझौता ये 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये कई समझौते हैं जो आपको काम आएंगे जी, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें, अलग अलग चीज, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है, है ना। तो पादप हार्मोन का जो उदाहरण नहीं है इसमें से आपको छांटना है। तो इसमें है वो जिब्रेलिन्स, ऑक्सीटोसिन पकड़ा गया जी। ऑक्सीटोसिन जो है ये जो है मादा प्रजनन हार्मोन है ना, मादा हार्मोन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, एथिलीन भी काफी सुने होंगे, फल पकाने वाला हार्मोन। तो ये सब पादप हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिन्स का पेड़ पौधे के अंदर क्या काम होता है? यह फूल और पत्तियों को विकसित करने वाला हार्मोन है। ऐसा नहीं है कि सब चीज जो है एक में सौंप दीजिएगा। जिब्रेलिन्स में कभी कभी आपने ऑप्शन में देखा होगा कि पौधा वृद्धि हार्मोन भी होते हैं, है ना। तो ये एक अलग बात है, लेकिन इसका जो है बिना मतलब जो सटीक बात है, इसका काम जो है सटीक, ये फूलों और पत्तियों को विकास करने में मदद करते हैं जिब्रेलिन्स, है ना। ऑक्सीटोसिन ये महिला प्रजनन अंग है, बता ही दिया था। इनके अलावा जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन यह भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधों में ग्रोथ, देखिए इसका भी काम है ग्रोथ से, हार्मोन के नाम से, इसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। अगर आप लंबाई के साथ मोटाई और गोलाई भी समझ रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे में लंबाई के लिए अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, मोटाई और गोलाई के लिए साइटोकिनिन नामक, है ना, साइटोकिनिन इस प्रकार के हार्मोन है जो मोटाई तना का जो मोटो ना उसके लिए जिम्मेवार है। लंबा होने के लिए ऑक्सिन जिम्मेवार है। जिब्रेलिन्स फूल और पत्तियों के लिए जिम्मेवार है ना। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली एक प्रकार की पिगमेंट है ना। इसके अलावा जो एथिलीन है ना, ये आपका क्या होता है, नेचुरल तरीके से पेड़ पौधों में फलों को पकाने वाला हार्मोन है, और यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए पेड़ का जो फल है ना उसे हम कृत्रिम ढंग से भी पकाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से। गांव घर में भी आप केला को काफी बार पकाते हैं, लोग बोलते हैं जब 5 रुपए के कार्बेट ले लेना, तो ये क्या, ये कैल्शियम कार्बाइड की बात होती है। गोनी में डाल दीजिए, आप उसमें दवाई डाल दीजिए, रख दीजिए, केला जो है अगले ही दिन पीला पीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है जी कैल्शियम कार्बाइड
हाइड्रोक्साइड का CaC2, है ना। ये क्यों ऐसा होता है कि जब भी आप दवाई डालते होंगे तो उसमें जल जरूर छिड़कते होंगे। देखिएगा जब केला को पकाते, मैं तो पकाया हूँ, है ना, तो जल को जब छिड़केंगे ना तो यही जो कैल्शियम कार्बाइड है इस जल से अभिक्रिया कर बैठता है और एसीटिलीन नामक गैस बना देता है, और एसीटिलीन गैस के कारण जो है पकता है। लेकिन डालते क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ भी थोड़ा सा खोच है, जरा ध्यान रखें। शतरंज की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल रेस इंडेंस फाइट जो होता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ये फीडे फाइट जो है किससे संबंधित है, तो शतरंज से। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ है, तो अजरबैजान में हुआ है, बाकू में हुआ है, बापू में नहीं हुआ है, बाकू, है ना, बाकू, इस प्रकार से। जहां विजेता कौन रहे, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के, और उपविजेता आर प्राज्ञनंदा, है ना, जो आपका वैशाली रमेश बाबू के भाई हैं और भाई बहन की एकमात्र जोड़ी है इंडिया में ग्रैंड मास्टर। 84वें ग्रैंड मास्टर बनी वैशाली रमेश बाबू, जो बहन है प्राज्ञनंदा की। इनके अलावा शतरंज के खेल में 64 घर होते हैं जो आपके वर्गाकार होते हैं इस प्रकार से, और आपके जो है 2 कलरों में बटे होते हैं। ठीक है भाई, जनरली 2 कलर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, और महिला में है ना S विजयालक्ष्मी। इनके अलावा प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाओं का खोज किसने किया था, तो श्री विष्णु श्रीधरन ने किया था। ठीक है, इनके अलावा भीमबेटका का गुफा कहाँ मिलेगा, भीमबेटका का गुफा हो, बाघ गुफा हो, उदयगिरी का गुफा हो, थोड़ा सा स्टार मैं बाद में बताता हूँ क्या है, सांची का स्तूप हो, खजुराहो की मंदिर हो, ओरछा का मंदिर हो, धुआंधार जलप्रपात हो, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो, संजय नेशनल पार्क हो, कूनो नेशनल पार्क हो, पेंच नेशनल पार्क हो, ये सभी के सभी आपको कहाँ पे मिलेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे। तो जाइए तो जरूर घूम के आइए। ठीक है भैया, ये स्टार जो है ये उदयगिरी का गुफा एक आपका उड़ीसा के अंदर सेम नाम से गुफा है, इसलिए स्टार लगा हुआ है। पेंच नेशनल पार्क आपका जो है कई हद तक कहीं ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र भी रहेगा। इनके अलावा प्रसिद्ध सांची के स्तूप का खोज 1818 में हेनरी टेलर नामक आदमी ने किया था, लेकिन इसका निर्माण जो है राजा अशोक ने करवाया था। हम्पी के खंडहर का खोज आप लोगों से मैं क्वेश्चन डिमांड करता हूं, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 4-5 दिन ही हुआ है। प्रैक्टिस सेट रेलवे वाला कराया था, प्रैक्टिस सेट 2 या 3, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बेस में रखा था, जरूर आपको याद होना चाहिए। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने किया था, किसके निर्देशन पे, तो जॉन मार्शल के निर्देशन पे 1921 में। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय भी जो है दयाराम साहनी को दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया शहर था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक हम अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहते हैं। प्रसिद्ध सोना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, देखिए सोना वन्यजीव अभयारण्य जो है, सोना वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कहाँ पे है भैया, है ना, तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के अंदर सौंग बांध भी है इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा भागीरथी नदी पे तो है ही है आपका टिहरी, जो इंडिया का सबसे ऊंचा है। इसके अलावा भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे आजकल हम रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं, तो ये भी आपके उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी स्थित है। यूनेस्को में शामिल प्रसिद्ध फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर, है ना। उत्तराखंड में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है ना। तो ये सब ध्यान जरूर रखें। इनके अलावा हाल में उत्तराखंड राज्य ने आर्टिकल 44 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। HDI इंडेक्स 2023-24 में भारत का HDI स्कोर कितना रहा, तो 0.644, है ना। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7th दिया गया है। HDI इंडेक्स 2023-24 में भारत को कितनावा स्थान मिला है, तो 134वां स्थान मिला है। ठीक है, HDI के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ गया है, पहले 67.2 था, अब जो है 67.7 वर्ष हो गया है। और जो स्कूली शिक्षा ग्रहण करने की टाइम ड्यूरेशन है, पहले 12 वर्ष 2 महीना था, 12 वर्ष 6 महीना हो गया है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा HDI इंडेक्स की रूपरेखा विकसित करने का श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक को दिया जाता है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत को 126वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा अपने घरेलू उत्पाद या फिर घरेलू चीज से रिलेटेड है, उत्पाद तो नहीं खर्च से है ना। देखिए
एक स्कूल में 220 वोल्ट के या 60 वाट के 4 पंखे लगे हुए हैं। यह प्रतिदिन 4 घंटे तक चलाई जाती हैं। वर्ष 2017 के फरवरी महीने की बिजली बिल क्या होगी यदि पर यूनिट बिजली का दर कॉस्ट 2 रुपया हो। ठीक है भाई, देखिए ये 220 वोल्ट दे के आपको सीधे माइंड डाइवर्ट करेगा एग्जामिनर एग्जाम के अंदर। आप जानते हैं कि घरेलू परिपथ का ये लिमिट है इस्तेमाल करने की बिजली, तो यहाँ पे इस 220 वोल्ट का कोई काम नहीं होगा। हालांकि जो इक्विपमेंट होते हैं उसके ऊपर रेटिंग लिखा रहता है, इसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी लिखा गया है। ठीक है, बाद बाकी इन सभी डाटे का काम है, 2017 का भी अपना काम है इस सवाल बनाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि कुल खर्च की गई विद्युत ऊर्जा बराबर टोटल पावर यानी शक्ति गुने टोटल टाइम ड्यूरेशन बट्टा 1000। तो जो यूनिट निकलेगा उसको हम जितने रुपए रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो घर में भी जो बिजली की बिल आती है इसी अनुसार आती है। तो यहाँ पे करके देखते हैं, 60 वाट के 4 पंखे लगे हैं तो हम 60 को 4 से गुना कर देंगे, ये टोटल पावर निकल गया हमारा। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 4 घंटे प्रतिदिन, है ना। और कितने दिन तक ये तो नहीं लिखा है, लेकिन 2017 के फरवरी महीना, 2017 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, 4 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, इसका मतलब लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी हमारा 28 दिन का होगा। रीजनिंग में आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, और इसको हमें 1000 से भाग दे देना है जी। ये हो गया जी हमारा, क्या निकल गया, एक मतलब ये जो भी निकलेगा कट के ये यूनिट की संख्या निकलेंगे, और इसको अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। एक 0 से एक 0 काट देते हैं, 4 से हमें 25 काट देते हैं। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, तो 6 दूनी की 12, 12 चौका क्या 48, 48 गुने 28, है ना, 48 गुने 28 बट्टा 25। ये हमारा जी आंसर काट लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उतना रुपया इस जो है 4 पंखे को 1 महीने तक यूज करने की कॉस्ट आएगी। आई होप आप समझ गए। ठीक है, यानी पहली बार जो यहाँ पे नीचे में जो लिखा गया है ये होगा जी यूनिट, है ना, और हम इसको 2 से कर देंगे गुना तो हम निकल जाएगा कॉस्ट, है ना। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ का उसके रासायनिक सूत्र के साथ किसका मिलान गलत किया गया है। क्विक सिल्वर, मरकरी, Hg एकदम सही है अपने जगह। मरकरी जो है ना, इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, Hg सूत्र होता है, सही है जी। क्विक लाइम, जिंदा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, एकदम सही है। हरा कशिश, FeSO4 7H2O, हरा कशिश, हरा कशिश भी अपने आप सही है। फेरिक सल्फेट वाला, फेरस सल्फेट वाला सही है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल गलत है, ये डायरेक्ट सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2S2O7 होता है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, H2S2O7 होता है, और खाली सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। इसे रसायन का राजा आयल ऑफ विट्रियोल और सभी प्रकार के बैटरी में भरते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसे हम ओलियम कहते हैं। ओलियम इसका जो है व्यापारिक नाम है। मैंने अभी अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में, व्यापारिक नाम हमेशा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो इसे व्यापारिक नाम कहते हैं। फिर भी देखिए जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक है ये तो फिर भी मिल रहा है, लेकिन ओलियम कुछ में मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा व्यापारिक नाम याद रखने की आपके लिए क्लू हो सकता है। भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से मिलकर बना होता है। इसका इस्तेमाल नाभ के रिएक्टर में की जाती है ना। हॉर्न सिल्वर जिसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है, AgCl। ब्लैक जिंक, जिंक सल्फाइड, ZnS। गैमेक्सिन जिसे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहा जाता है, बेंजीन के अंदर क्लोरीन 6 टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और सभी बच्चे से कहूंगा कि ई बुक जरूर ले लें, है ना। ई बुक जो है ना, किसी भी भारी से भारी क्लासेस पे भारी पड़ेगा जी, है ना। ये तो एग्जाम में आपको पता चल ही जाएगा, और पास्ट में अगर आप हमसे जुड़ के कोई एग्जाम दिए हैं तो जरूर पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी बच्चे किसी भी PDF ई बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में एकमात्र लिंक है, एकमात्र नंबर है, और कहीं से न लें। 93 72 69 32 25, है ना, ये नंबर है ना भैया, ध्यान रखें। और दूसरी बात, मैंने तो आपसे ये भी कहा है कि भैया जो बच्चे लाचार हैं, जो फाइनेंशियली काफ़ी जो है मतलब थोड़ा सा तकलीफ है उनको, वो नहीं पे करता है, 25 50 100 रुपये भी नहीं खर्च कर सकते, मतलब मजबूर है, तो उन्हें आप निसंकोच दीजिए, मुझे भी पुण्य लगेगा। लेकिन जो बच्चे दे सकते हैं, कोको कोला पी सकते हैं, है ना, जिनके पास मतलब ये 50 25 से कुछ नहीं होने वाला नहीं है उनको नहीं दीजिए। आप
भेजिएगा तो कंटेंट पढ़ेगा भी नहीं, है ना। तो कंटेंट का तौहीन होगा, ऊपर से उनकी अपनी टाइम भी खराब होगी कि अरे ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा तो और थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो इच्छुक है वही पढ़े और जो पढ़ने वाला है वही देखें भैया, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।